खत्म करो प्लीज, अब खत्म करो. Let me complete. Conclude, I please. will not be allowed to speak. Because Sir, we have will I to- be allowed to have my- We have to go to half an hour discussion. Sir, ये professional No, head we have to go to half an hour discussion. ये बंगाल के हार के आया है, इसको शर्म भी नहीं है, इसको शर्म Please, नहीं please, है। please. ये हार गया पश्चिम बंगाल में, ये गिरिराज सिंह भी गया था, हार के आया। Now, Sir, item number 23. Half an hour, sir. Item number 23, half an hour discussion. Yeah, Mr. Bhim. Mr. Sri Bhartrhari Mahtab ji. Item number 23, sir. Item number 23. I beg to raise the issue for discussion on points arising out of the answer given by the Minister of Rural Development. Thank you. Mahtab ji, yes, Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, दादा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि Minister ji, आपके स्वास्थ्य के लिए दादा। Minister, आप इधर address करो please. सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महताब साहब को कि महताब साहब एक अनुभवी सांसद हैं और अनुभवी सांसद होने के नाते महताब साहब को दादा डिस्टर्ब ना करें। सौगत राय जी, आपका माइक बंद हो गया है, आपका माइक बंद। आपके स्वास्थ्य के लिए है कि आप बैठ जाएं। Saugat Roy ji, your issue has already gone on record. Please sit there, please. It has already gone on record. Why should? Yeah. The first point. दादा आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। No, it has already ब्लड gone on प्रेशर बढ़ record. जाएगा। It is. नहीं, जब तक No, it has already gone on record. Please be seated, please. Please cooperate with the chair. That has already gone on record. सभापति जी, Thank you. Minister sir. सभापति जी, माननीय महताब साहब, मैं पहले ही कहा कि सदन के एक अनुभवी सांसद हैं और इन्होंने विषय उठाया था और पूरी स्थिति से भी अवगत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस ढंग से उसके आकलन किए गए, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको घर देंगे, तो 2011 में के डेटा के मुताबिक जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। 1 second, Minister. 1 second, please. The statement of the Honorable Minister. Second is, Tim. second is, Please. second, No, please. Let Mehtab ji. second is, let me raise the issue and subsequently the Honorable Minister can give the statement. I think that you have already put the question, that's why. No, Please. I only mentioned the item number. Okay, sorry. I only, Yes, please, Mehtab ji. if, सभापति महोदय, आपने आदेश दिया इसलिए मैंने इस विषय को रखा। ठीक है। महताब साहब से नहीं, क्योंकि- आप वो उठाएं, मैं उसका जवाब। Sorry. क्योंकि I'm sorry. उस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था हाउस में, इसलिए देयर आर लिटिल बिट ऑफ मिसकम्युनिकेशन। मैं आपको इस हाउस को ये बताना चाहता हूं, जिस दिन
8 तारीख को इस क्वेश्चन आंसर के समय हमारे प्रश्न के ऊपर मंत्री जी ने बताया था, अध्यक्ष जी मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि 31 मार्च 2018 को प्रारंभिक समय सीमा के साथ अतिरिक्त छूटे हुए परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लेस सर्वे सीमा को 4 बार बढ़ाया गया है। मैं उड़ीसा के संबंध में कह रहा हूं। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आपके आदेश 30 जून 2018, 30 सितंबर 2018, 30 नवंबर 2018 और अंत में 7 मार्च 2019 से 4 बार समय बढ़ाया गया। 1 वर्ष के समय देने के बाद 8,17,000 आवास अलॉटेड हैं, जिन्हें इन्होंने अलॉट नहीं किया है। ये है मंत्री जी का उस दिन का वक्तव्य हाउस में। जो 4 डेट उन्होंने बताया था, वो 4 डेट मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, पर 3 चीज़ हमारे सामने है। उड़ीसा के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हाउस के सामने रखना चाहता हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल बट एंड स्टेट असेंबली। आप जो 4 डेट दिए हैं, वो 4 डेट है जून, सितंबर, नवंबर और मार्च। और उस समय से 6 महीने पहले से ही टोटल इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है और पंचायत के जो कर्मचारी हैं, जो जिला के अधिकारी रहते हैं, ये सारे लोग इन्यूमरेशन के वोटर लिस्ट तैयार होने से साथ भी और बाकी काम में जुटे रहते हैं और इसलिए ये थोड़ा विलंब हुआ। और उस समय और बड़ी चीज जो उड़ीसा में देख रहे हैं, आज भी वही दिक्कत है। धन्यवाद वो धन्यवाद दिक्कत मुलायम है सिंह जी। नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू। लार्ज एरिया, जैसे अभी तो 30 जिले हैं। अभी एक ज़माना था 2017-18 में जब 17 डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था। उसके साथ ये नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। उसके बावजूद भी जब इलेक्शन के, और तीसरा जो चीज़ थी जो मैं आऊँगा उस बारे में, वो है कि फनी साइक्लोन 2019 में हुई। हमारे वोटिंग हो गया कंप्लीट, पर काउंटिंग नहीं हुआ था। उस अप्रैल महीने का अंत में काफ़ी ज़ोर से साइक्लोन आया और वो साइक्लोन का नाम था फनी, और वो अफेक्टेड किया करीब 14 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा गए थे इमीडिएटली आफ्टर द साइक्लोन, और वहाँ जब हमारे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी प्रधानमंत्री के अटेंशन ड्रॉ किए कि ये फनी के इफेक्ट होने के कारण जो कोस्टल एरिया है, जो पहले से भी इंदिरा आवास योजना में घर मिले थे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले थे, वो भी सारे धराशायी हो गए। वो सब गरीब हो गए। उनके लिए पक्का मकान की आवश्यकता है, तो इसलिए आप कुछ ज़्यादा मंजूर करिए। तो 1,84,000 मकान केंद्र सरकार ने यहाँ से मंजूर हुई है, पर ये अब तक अलॉट नहीं हुआ। हमारे उड़ीसा में वो पहुँचा नहीं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड थ्रू जो आवास प्लस पोर्टल के बारे में कहा है, तो ये जो विंडो खोला था, वो विंडो 7 मार्च 2019 तक ही खोला था। State could not identify complete identification within the scheduled time because of preoccupation of government machineries in general election 2019 work and network connectivity issue, जिसके बारे में मैंने कहा। After cyclone Fani, Awas Plus window was opened during September and October 2019 for a period of 1 month only। वो फिर दो स्टेजेस में हुई थी।
सितंबर में आपने कहा, और जब वो ख़त्म होते होते आ गया हमारे दशहरा। पता नहीं बिहार में दशहरा तो मुझे जो मालूमात है कि अच्छी तरह होती है, और अक्टूबर महीना और नवंबर महीना दिवाली आ जाती है, वो फेस्टिवल है। उसी समय आप ये जो टाइम दिया है विंडो खोलने की, वो विंडो हो नहीं पाया, और इसलिए ये थोड़ी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार को ये सारे चीज़ें उड़ीसा सरकार के तरफ से मालूमात नहीं किया गया, वो किया गया है। Odisha has requested Ministry of Rural Development time and again for opening of Awas Plus window for a period of 1 month. 1 month more to cover the other eligible households. Since Awas Plus window was not allowed to be open, state identified on its own in between the eligible households who could not be enlisted in Awas Plus list through state developed rural housing portal. The details of 6.65 lakh eligible households are entered in rural housing portal. Sir, Ministry of Rural Development allotted 8,17,000 target to Odisha in the year 21-22. And for this, Honorable Chief Minister have written and expressed his gratitude to the Prime Minister in last December, about which the other day I also mentioned. The identified households belong mainly, and the problem today is, I hope the Minister will appreciate, the problem today is those households that have been identified, it was for Fani affected districts. And Fani affected district is the coastal districts of our state. So if these households, he will definitely say, I am yet to see the statement. But the other day when he was replying, he said, हमने आपको अलॉट कर दिया पर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक डिस्क्रिपेंसी होती। और कल आपके पार्टी के लोग घूम फिर के यही कहते कि आपने कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारे जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स है, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ये नहीं दिया। असल में ये जो फनी के लिए जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था प्रधानमंत्री एलोकेशन करने के बाद, वो सिर्फ 14 डिस्ट्रिक्ट का है, और बाकी जो 16 डिस्ट्रिक्ट रह गया है, जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, कंपैरेटिवली अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ये हुआ नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आज मैं यही निवेदन करूँगा, मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आप विंडो खोलिए। अभी धीरे धीरे नॉर्मलसी आ रही है, सिस्टम चल पड़ा है, 100% वर्कर्स अब ऑफिस को आ रहे हैं, अभी ये मौका है। आप आज अभी तो पंचायत इलेक्शन भी चल रही है, आप अगर 10 तारीख तक, 10 तारीख के बाद अगर 15 दिन या 1 महीने के लिए आप विंडो खोल देंगे, ज़रूर उड़ीसा अपना लिस्ट जो तैयार रखा है वो आपको पास भेज देगा। जैसे आपने अभी हाल ही में कर्नाटक को विंडो दे रखे थे, और कर्नाटक का ये विंडो देने से करीब 6 लाख से ज़्यादा, हाँ 18 लाख PMAY आपने मंजूर किया। तो उड़ीसा के प्रति मैं दूसरे राज्यों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, पर उड़ीसा का ये जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें आई है, ये करीब 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को बताने की। मैं मंत्री जी को पास शुक्रगुजार हूँ। हमारे पार्टी के तरफ से जब उनसे निवेदन किया गया था, उन्होंने तत्क्षणात हमको टाइम दिया और एक बैठक भी उन्होंने कराई। ये अलग बात है कि लास्ट बैठक जो 20 तारीख को थी, उस बैठक में मैं असुस्थ होने के कारण उस बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो पाया, पर फिर भी इन्होंने बाकी लोगों को समझाया कि क्या दिक्कतें हैं। फिर भी जब ये मैंने हमारे माननीय वाचस्पति हमारे अध्यक्ष की दृष्टि आकर्षण किया था, 3 चीज़ें हैं। Allow migration of 6.65 lakh rural housing portal data to Awas Plus. Sanction of 1.84 lakh PMAY Gramin special houses for the cyclone Fani affected families, and opening of Awas Plus window for 1 month to cover the eligible households who might have been missed out from Awas
plus and RH quota list. Thank you. These are the three questions which I would like to understand from the minister. Please allow him. Thank you very much, Sri Mehtab ji. Now, four other members are also allowed to seek clarifications or putting questions, but please confine to specific questions. First, Sri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय। हम लोग लोकसभा अध्यक्ष जी के आभारी हैं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये आधे घंटे का डिस्कशन चालू कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोटी कपड़ा और मकान जो एक बेसिक मूलभूत समस्याएं थी भारत की, उसको दूर करने का बड़ा प्रयास किया। और माननीय मंत्री जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम दोनों 30-32 साल से पारिवारिक हैं। ये लगातार इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ सर कि जब मैं सांसद बन कर आया 2009 में तो 35,000 था, इसके बाद ये 45,000 हुआ और इसके बाद 65,000 हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको 1,25,000 किया। नौसलन नहीं किया, इन्होंने सचमुच को जो है किसी को लखपति बनाने के लिए मकान कैसे बनाया जाता है वो किया। मेरा आपके माध्यम से 3-4 बेसिक सवाल है सर। एक तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के सबसे नीडी है वो लोग वैसे हैं जिनको कि लैंड नहीं है तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को चाहिए प्रधानमंत्री आवास। इसमें लैंड एक्वायर करने का जो है कोई फैसिलिटी बहुत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो जो ये बेसिक उद्देश्य है सर कि हमको गरीबों को घर देना है, उसमें से मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इस योजना में कोई ऐसी स्थिति स्टेट गवर्नमेंट के साथ बनाइए, या तो स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके दे या आप उस लैंड को एक्वायर करने के लिए दिए पैसा देते हैं तो वो होगा। दूसरा है सर सवाल, मेरे मित्र उदासी जी इस मामले में, चूंकि अभी कर्नाटक को जो 18 लाख मिला, इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख मिला, तो जो GIS जियो टैगिंग है सर, वो 3 उसका प्रोसेस है। उसका प्रोसेस ये है कि पहले पंचायत से होता है, पंचायत से वो डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट से यहाँ जाता है, और इस कारण से वो प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि उसका पर्पस खत्म हो जाता है। वो आसान तरीका नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल तरीका है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि उसके बारे में अपने को सोचना चाहिए। तीसरा सर, हम जिस जिले से आते हैं वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसका मतलब वो गरीब है। आप भी मानते हैं कि 114-15 जिले जो हैं, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। 2-3 पॉइंट केवल और कहूँगा सर, कि जैसे आग लग जाता है, हम जिस इलाके से आते हैं, संयोग से मंत्री जी उस इलाके से वाकिफ ही और उनके यहाँ भी होता है, प्रत्येक साल आग लग जाता है सर। आग यदि लग गया प्रत्येक घर में, तो वो मान लीजिए BPL नहीं है या आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो तो बाद में आग लगने के बाद पूरा का पूरा घर उसका खत्म हो गया। तो आग वाले के लिए भी आपको अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। उसी तरह से बारिश आ जाता है या बाढ़ आ जाता है, हम जिस गंगा किनारे हैं, तो उनके लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। और चौथा सबसे अंत में सर, कि जो पुराने प्रधानमंत्री आवास में जो इंदिरा आवास के नाम पर ये लॉलीपॉप कांग्रेस दिया करती थी, वो घर नहीं बन पाया है या वो कागज पर ही बना हुआ है। तो उसमें से कई एक जिले में जब हम दिशा कमेटी की मीटिंग लेते हैं तो उसमें ये काम नहीं हो पाता है। तो क्या ये पुराने को पूरा करने के लिए आप नया फंड दे रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से यही प्रश्न है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये लैंड का प्रॉब्लम, लैंडलेस होमलेस, ये बहुत बड़ा मामला है। केरल में एक स्कीम है, लाइफ का स्कीम है, उसमें लैंड को परचेज करना फिर अलाउड करना अलॉन्ग विद फाइनल आफ्टर दिस। नाउ नेक्स्ट इज गौरव गोगोई जी। One second. Sir, as you said, as Mr. Nishikant Dubey explained, sir, there are two type of, one is homeless, one is he doesn't have land, and one is having a land. So landless के लिए जैसे उन्होंने बताया, you should give a direction to the state governments. कई जगहों में local पंचायत में government land नहीं रहते sir, और he has to acquire from the private sir. And the land cost has gone up, sir. So to acquire land, if the government land is the district administration will acquire the government through government land, they will allot the sites to the home siteless, sir. But when there is no government land, state government has to acquire privately. उसके लिए प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कॉस्ट शेयरिंग किया तो ये बेहतर होगा सर। गौरव गोगोई जी। धन्यवाद।
Yes, Gaurav ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मंत्री महोदय बिहार से आते हैं और इसलिए बिहार की जो समस्या प्रतिवर्ष होती है, जो बाढ़ और कटाव है, उस समस्या से वो वाकई बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। वही समस्या देश के विभिन्न राज्यों में है, वही समस्या असम में भी है। तो क्या वे लोग जो बाढ़ और कटाव से ज़्यादातर प्रभावित है, क्या उनको किस प्रकार एक विशेष रूप से सहायता किया जा सकता है? क्या उनको प्राथमिकता दिया जा सकता है? आप भी ये महसूस करते होंगे कि किस प्रकार से जो कटाव प्रभावित क्षेत्र हैं बिहार के, वैसे ही असम के, उन लोगों को कैसे मदद कर पाए। अब असम में ऐसे हमारे जनजाति के लोग हैं, जो मिसिंग जनजाति के लोग हैं, वे अपने घर को वो पिलर्स पे बनाते हैं ताकि बाढ़ के समय अगर पानी भी आए तो उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता, क्योंकि घर थोड़ा ऊंचाई पे है। लेकिन ऐसे घर बहुत कमज़ोर होते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं होते हैं, बाढ़ में ऐसे घरों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो क्या हम ऐसे लोगों और इस प्रकार के जो दूसरा टाइप, जो दूसरे डिज़ाइन के घर हैं, जो दूसरे डिज़ाइन के घर हैं, जो फ्लड के लिए प्रिपेयर्ड है, क्या इनको हम और ऐसे डिज़ाइन को भी क्या हम प्रधानमंत्री आवास योजना में रह सकते हैं? इस मुहिम का उद्देश्य है हाउसिंग फॉर ऑल। तो जब हम बाढ़ और कटाव प्रभावित लोगों को अगर हम घर नहीं दे सकते, तो इस मुहिम का जो सपना है कि सबको घर मिले, वो सपना कैसे वो कभी वास्तव होगा। और आज हो क्या रहा है कि ये जो लोग हैं जो बिखर जाते हैं, वो कहीं और जाके ये अपना घर बनाते हैं, पर इनके पास ना कागज़ होता है, ना कुछ उनके पास ठोस सबूत होता है। तो एक टाइम पे तो सरकार का बुलडोज़र आ ही जाता है, और सब सरकारी बुलडोज़र आता है तो ये दोबारा रेफ्यूजी की तरह उनको टिन छत के नीचे रहना पड़ता है। तो ये कौन से हम मुहिम में जा रहे हैं? अगर हमने असली में, वास्तविक में अगर हमने सपना देखा है हाउसिंग फॉर ऑल, अगर कोई तकनीकी समस्या है, जैसे भूमि लैंड को लेके हो या डिज़ास्टर को लेके हो, तो इसको हम हल क्यों नहीं निकालते? हम क्यों ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कि हर साल ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को मीट करना है? जो वास्तविक में ग्राउंड लेवल में जो प्रॉब्लम्स है, जो आप भी देखते हैं, हम सब देखते हैं, हम सब लोकसभा क्षेत्र के हैं, उसको हम कैसे इन मसलों का हम समाधान कर सकते हैं? क्योंकि ये जो बाद में जो बेघर होके, कटाव और बाढ़ से बेघर होके जो लोग इंक्रोचमेंट्स में रहते हैं, तो सबसे पहले बुरी नज़र इन पे पड़ती है। अब असम में सबसे पहले बुरी नज़र इनको देखा जाता है। अगर ये किसी समाज के किसी विशेष वर्ग से है तो बुलडोज़र इन पे पहले चलाया जाता है। तो बहुत ही एक सामाजिक समस्या बन जाता है, और समाज में एक तरीके से तनाव भी पैदा होता है जब समाज का एक विशेष वर्ग, वो चाहे जनजाति हो या माइनॉरिटी हो, उन पे सबसे पहले बुलडोज़र चलता है। तो इसको लेके, बाढ़ कटाव को लेके, डिज़ास्टर को लेके, आज मेरे ही क्षेत्र में और बहुत से क्षेत्र में, चेन्नई में भी आप देखें तो अनसीजनल रेन और हेल स्टोन्स के कारण, आज मेघालय में देखिए, असम में देखिए, हेल स्टोन्स के कारण बहुत से घर आज टूट चुके हैं। तो जो डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्टेड घर है, जो डैमेज हो गए हैं, उनको लेके हम प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हम थोड़े अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, ताकि ये और बढ़िया स्कीम हो, बेहतर स्कीम हो और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम हो? धन्यवाद। धन्यवाद श्री संजय काक पाटिल जी। नहीं, श्री असनैन मसूदी जी। शुक्रिया चेयरपर्सन साहब। हर एक वेलफेयर स्टेट का ये लक्ष्य होता है कि जो शेल्टरलेस हैं, जो हाउसलेस हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाए, उनके लिए अफोर्डेबल, हमसे जैसे कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइम मिनिस्टर का, इससे पहले भी ये रहा, इस पर फोकस रहा। लेकिन जब हमारी ये परेशानी की जो भी वेलफेयर स्कीम अनाउंस होती है, उसका जो लक्ष्य हो, टारगेट है, वो अचीव नहीं होते। जैसे आप देखिए प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना अर्बन है, 1 करोड़ 14 लाख का टारगेट बनाया गया, वो सिर्फ 52 लाख प्राप्त हुआ, उसका वो अचीव हुआ, तो 50% से कम। तो यहाँ पर जो हमारे पास फिगर्स है, जो रूरल के फिगर्स हैं, आपके पास ग्रामीण के फिगर्स हैं, ये फेक हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि पिछले 3 साल से लोग क्यू में खड़े हैं, खिड़कियाँ नहीं खुल रही है। एक जहन की भी खिड़की खुलनी चाहिए और इसकी भी खिड़की खुलनी चाहिए। खिड़की नहीं खुलनी चाहिए, पोर्टल खुलना चाहिए, अपलोड नहीं हो रहे हैं। और वो लोग जो बिल्कुल एलिजिबल हैं, वो इसके लिए वो इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है अफोर्डेबल हाउसिंग का, वो अफोर्डेबल हाउसिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट हम अचीव नहीं कर सकते। तो एक पहली बात ये है कि हमारे कुलगाम में, शुपियाँ में, अनंतनाग में, पुलवामा में हज़ारों लोग क्यू में है, हज़ारों लोग इंतज़ार में, कब खिड़की खुले, कब पोर्टल में, कब अपलोड हो।
तो ये मेरी पहली गुजारिश होगी, जैसे कि महताब जी ने कहा कि ये खिड़की का जो पोर्टल का मामला है, एक बार एक सीमित वक्त के लिए ये खोलिए। तो और दूसरी बात है जो अब ये जैस की बात कर रहे हैं, तो इससे मैंने क्या देखा है फील्ड में क्या हो रहा है कि उसमें एक बार किसी ने किया तो वो फिर अपना प्रयास नहीं कर सकता है। देखिए, जब तक वो क्यू में खड़ा है, जब तक उसका सैंक्शन होता है, तब तक वो दाईं बाईं से कुछ रकम जोड़कर बुनियाद बनाता है, कुछ बनाता है। तो एकदम ही कार्यकर्ता जो हैं, जो विलेज लेवल वर्कर है, जो बाकी है, वो आके उसे कहते हैं आप इनएलिजिबल हो गए क्योंकि आपने खुद एक प्रयास किया। ये डिसेबिलिटी ये जो है ये खत्म होनी चाहिए, ताकि वो अपने प्रयास से भी थोड़ा बहुत शुरुआत करें। क्योंकि देखिए, जो स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं, जो तामीर करने की जो कीमत है, वो बढ़ती जा रही है। हर एक का प्रयास होता है कि जब तक सहायता मिलती है मुझे 1.25 लाख रुपए की, तब तक मैं कुछ ना कुछ अपने से प्रयास करूँ। तो ये ज़रूरी है कि ये पहले जो विंडो, हर एक विंडो जहन की भी और ये विंडो भी खुलने की बात है। सभी विंडो। बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, No, please. No. Only those. No. Those members who have given notice. No. After. आपसे मिला था। नहीं, मैं मेंबर भी हूँ। Let the minister reply. Then you can seek clarification. No, let the minister. मंत्री जी के बोलने के बाद कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जब खड़ा हुआ बोलने के लिए तो मुझे लगा कि मैं माननीय महताब साहब के प्रश्नों का जवाब दे करके मैं उसको कंक्लूड करूंगा। नहीं, लेकिन जब हमारे सदन के जिन सदस्यों को आपने, चाहे माननीय निशिकांत जी हों, गोगोई जी हों, उदासी जी हों, मुशरी साहब हों, जो लोग हों, सबकी भावना अपने अपने ढंग से रखने का काम किया। मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं तो सोचा था, पहले ही कहा कि मैं केवल उड़ीसा को कह करके, लेकिन अब मुझे सदन में अपनी बात रखने का आप इजाज़त दें। मैं थोड़ा सा समय 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँगा। महोदय, मेरे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ये विकास केवल मेरे कारण नहीं हुआ है, विकास पहले से भी लोग करते रहे हैं। जिसकी चर्चा इंदिरा आवास की योजना की चर्चा आई, जिसकी चर्चा क्या था महोदय, इंदिरा आवास योजना 75,000 उसका था, माननीय सांसद ने जिक्र किया। जब मोदी जी को लगा कि 75,000 में वो नहीं बन सकता है, तो उन्होंने जब 2016 में कहा सबका हम घर देंगे, ये जब सबको घर देने की बात हुई तो इंदिरा आवास जो 30 साल से ये कार्यक्रम चल रहा था, लोगों को मिला जितने को हो सका, कुछ का छूटा, जैसे कहा कि छूटा। लेकिन अगर आप देखेंगे मोदी जी किस ढंग से गरीबों के साथ जुड़े हैं, मैं उसे रखूंगा आपके सामने बाद में, लेकिन कहूंगा कि 2016 में मोदी जी ने जब संकल्प लिया तो कोई न कोई एक आधार होगा। महताब साहब ने बड़े अच्छे ढंग से, विस्तृत ढंग से पूरी बात को रखा। वो आधार हुआ सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस 2011, और उसको देखेंगे ये 4.03 करोड़ आया। अब ये 4.03 करोड़ हमने राज्यों को भेजा। राज्यों ने क्या किया, कहा मेरे यहां बन गया या अपात्र हैं, उन्होंने 2.95 करोड़ की सूची हमें दी। तो मैं तो 4.03 करोड़ का लक्ष्य लिया था, तो हमने उसको
प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में ले जा करके योजना बना लिया 2.95 करोड़ का। अब जब योजना बन गया सभापति महोदय, स्वाभाविक है राज्यों को आवंटित करना। तो जब राज्यों को आवंटित किया तो ये फिगर आ गया 3.57। अब देखिए, हमने 4.03 करोड़ दिया, आपने उसको शुद्ध करके 2.95 दिया। जब हम 2.95 आपको दे रहे हैं तब आप 3.57, तब तक कैबिनेट से ये योजना 2.95 का पास हुआ। अब हमारे पास इन्होंने फिर उसमें से शुद्ध अशुद्ध करके 2.15 कहा कि 2.95 में भी जब आया तो हमारे पास 80 लाख कहाँ किसको दें, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को आपने अपने ढंग से संशोधित किया। उसके लिए एक कमेटी बनी राज्य सरकार के साथ मिलकर के, कौन होंगे जिनको घर नहीं होगा, मजदूरी होगा, एक बना। उसके बाद ये 3 पॉइंट जब हम उनको रीसर्वे किया तब ये आया महोदय, और उस प्रकार 80 लाख को जो बना जिस राज्य को, उन राज्यों को सुपुर्द किया। अब ये महोदय इसी का नाम आवास प्लस दिया, और इसमें मैं इंदिरा आवास की चर्चा करूंगा। अब मैं खास करके उड़ीसा की चर्चा करता हूं, जिसको बड़े अच्छे ढंग से मैं इनको धन्यवाद देता हूं, और मैं इन्होंने बड़े बेबाकी से सारी बात को रखा। 4 बार का समय 4 बार दिया गया, पूरे देश को दिया गया कि भाई ये आवास प्लस 80 लाख आप अपने अपने आवास पोर्टल पर जारी करें। उसमें इन्होंने अपनी बात कहा कि नहीं जारी कर पाए। ये राज्यों की गलती हुई जो नहीं जारी कर पाए। हाँ, कारण भी बताया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी, जैसे आपने अपनी बात रखा, चुनाव हुआ, ये हुआ, तो हम भी रखे। महोदय, उड़ीसा बड़े साफ गोई से जब पहली बार 4.03 था तो उड़ीसा का लक्ष्य हुआ 41,72,720। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे पास इतने नहीं हैं। उन्होंने 27,64,64,146 संशोधित करके दिया, और ये पात्र परिवार श्रेणी में आए। जब कैबिनेट के बाद फिर जब इनको लक्ष्य दिया तो 27,64,146 में से केवल, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की, 18,36,613। अब बताइए महोदय, मैंने तो पूरे देश के साथ एक ही व्यवहार किया, चाहे झारखंड हो, मैं वैसे सारे राज्यों का लेके रखा हूं। कर्नाटक की चर्चा हुई, कर्नाटक, उड़ीसा शुरू से अंत तक हमारे पोर्टल के साथ जुटा रहा। कर्नाटक स्टेट पोर्टल बनाए हुए था। स्टेट पोर्टल पर उसने सारे नाम एकत्रित किया, हमारे पोर्टल पर नहीं दिया, हमने उनको नहीं अलॉट किया। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले वहां की सरकार कर्नाटक की स्थिति में MIS पोर्टल का उपयोग कर रहा था, और करने के बाद आवास सर्वे से भी कर्नाटक ने अपने राज्य के MIS पर किया, तो हमारे पर नहीं आया तो हमने नहीं दिया। कर्नाटक ने अपने पोर्टल का प्रयोग कर आवास प्लस सर्वे का पूरा किया, परंतु समय
सर्वे की अंतिम तिथि समय सीमा जो था 7 मार्च 2019, उसमें अपना डेटा नेशनल आवास पोर्टल के साथ नहीं जोड़ पाया, तो हमने नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं तो एक भी नहीं ले पाया, हमारे आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, आप देख लें कि मेरे पोर्टल पर डेट सहित उसी डेट के पहले सब है, तो मैंने डेट को पोर्टल पर से देने की अनुमति की। ये लगा कि जिस राज्य को एक भी आवास नहीं दिया, उन्हें ये दिया हूं कि आप अपना लोड करें। हाँ, नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत। सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जैसे उड़ीसा को हमने 4 बार देश के साथ मौका दिया और दुर्भाग्य से फनी आया, जिसकी चर्चा हमारे माननीय सदस्य ने की, उसमें भी 15-15 दिनों का किया, लेकिन उड़ीसा उसमें भी उस पोर्टल पर केवल 14 जिले के 13 सर 14 जिले, अगर 30 जिले हैं तो वो जो आपके पूरे आंकड़े थे वो 30 जिले के आंकड़े थे। तो आपने उस पर नहीं, उस समय भी नहीं किया। मेरा आग्रह होगा, कर्नाटक की अलग स्थिति थी, हमने इसलिए दिया कि पूरे देश में कर्नाटक ही ऐसा राज्य था जिसको एक भी नहीं। आप कहेंगे, हमारे मित्र कह रहे थे कि प्रधानमंत्री, मैंने कहा, मैं इतना जरूर कहूंगा, हम पूरे देश में एक समानता के साथ, हम किसी के साथ न्याय और अन्याय की भाषा या व्यवहार में नहीं करेंगे। और महताब साहब को भी कहूंगा, आपके साथ भी अन्याय न कर रहा हूं, न करूंगा। और जहां तक मेरे ऊपर है इस केंद्र सरकार की, सबको आपने आवास, उस स्थिति में मैंने पूरी स्थिति रख दिया कि 2000 इंदिरा आवास 74 लाख, सभापति महोदय, अधूरे इंदिरा आवास को हम मोदी ने बनाया, और 30 साल में अगर आवास बना उसका देखेंगे तो 3 करोड़ 26 लाख 30 साल में। मैं उस दिन भी कहा था, और हमने 7 साल में 2 करोड़ 46 लाख हमने बनाने का काम किया, और राशि भी दुगनी की है। 1,20,000 घर का मनरेगा से 90 दिन और 95 दिन मजदूरी उसमें ऐड किया है। मैं बोल रहा हूं। और हिली स्टेशन के लिए, जो हिली एरिया में हैं और एसटी हैं, ये सब के लिए 20 के बदले 30 है। मिला जुला करके घर भी दिया, राशि भी दोगुना की, बिजली भी दी, शौचालय भी दिया, और साथ में साथ उज्ज्वला भी दिया। और आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर देखेंगे प्रतिबद्धता मोदी जी का कि 1985 से 2014 तक प्रति वर्ष केवल 11.21 लाख घर बने। अगर आप देखेंगे प्रति माह 94 लाख, और मोदी का देखेंगे प्रति वर्ष 35.19 लाख घर हम प्रति वर्ष बनाने का काम अभी तक किया है, और प्रति माह 2.62 लाख, और प्रतिदिन उन्होंने 3073 बनाया, हम 8581 प्रतिदिन बनाने का काम किया। ये अगर साफ देखेंगे, मोदी अगर राज्यों ने
हमारे 4.03 को मैं उस पर नहीं कुछ कहूंगा क्योंकि उन्होंने भी ईमानदारी से जो देखा होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि हमने 2.95 करोड़ आवास को एक योजना में लिया और कई मित्रों ने कहा कि कटाव होता, हिट एंड रन वाले पार्टी थे, चले गए। गौरव जी हिट किए चले गए, अगर रहते तो मैं उनका जवाब देता। भूमिहीन के लिए राज्यों के साथ राज्य के सचिव कमेटी है, भारत सरकार बराबर उसका समीक्षा करते रहते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। कई राज्यों ने, जैसे आपने केरल का लिया, बिहार में भी 60,000 रुपया घर के लिए उन्होंने किया है। उड़ीसा में भी कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भूमिहीनों को देने के लिए हम राज्यों के साथ बराबर से संपर्क में हैं। और मैं इतना कह रहा हूं कि माननीय निशिकांत जी ने बड़े इन्होंने जमीन की बात की थी, तो राज्य सरकार के साथ आकांक्षी जिले की बात की है। स्वाभाविक है, हम आकांक्षी जिले में सारी योजना को, जो उस जिले का आवंटित लक्ष्य है, उस लक्ष्य में हम प्रायोरिटी के साथ अभी कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा महोदय कि भारत सरकार उड़ीसा के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं करेगा, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन मेरी एक मिनट Let the minister conclude. एक Let the मिनट, minister conclude. मैंने तीनों पर्सन का जवाब दिया है। अगर डिटेल फिर कहेंगे तो उन्हीं की भाषा को मुझे फिर पढ़ के सुनाना पड़ेगा। समाप्त कीजिए। मैं यही कह रहा हूं, उड़ीसा के साथ भेदभाव न हुआ है, न होने देंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूं। मोदी का संकल्प है सबका साथ सबका आवास। धन्यवाद, धन्यवाद। जगदम्बिका पाल जी, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन को एक सदन से। अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ और माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से कह दिया। निश्चित तौर से जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4.03 करोड़ की हमारे पास सूची आई, हमने उसको सर्वे के लिए भेजा, और जिस तरह से उसमें 2.95 करोड़ की आई, उसको दिया, 4 बार वक्त दिया, तो निश्चित तौर से सरकार की जो मंशा 2022 तक थी आवाज़ देने के लिए, उसके लिए प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है, और 2,46,00,000 ग्राउंडेड कर दिया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ पिछली सरकार में निश्चित तौर से 0 था प्रधानमंत्री आवास, इस 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने 42 लाख, मैं क्लियरिफिकेशन पूछ रहा हूँ, 42 लाख हाउसेज बनाया है। अरे भाई पूछ लेने दिए। जगदम्बिका पाल जी, एक बात, आप सवाल पूछिए और क्लैरिफिकेशन। मैं कह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी ने, मैं माननीय मंत्री जी से एक क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ, केवल स्पष्टीकरण, कि जैसे उन्होंने कर्नाटक के साथ दयालु कृपालु के रूप में कि एक भी आवास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने विंडो खोल करके 18 लाख दिया। उसके लिए मैं कर्नाटका की तरफ से भी, देश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे सिद्धार्थनगर मेरा जनपद, एक मिनट रुक जाओ, सिद्धार्थनगर मेरा जनपद है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे निशिकांत जी का, उसके 3 ब्लॉक में एक आवास नहीं किया। तो जैसे ये दया किया उन्होंने कि कर्नाटक में अगर एक आवास नहीं किया, सभी तो अच्छी मेरे तरफ जिले के 14 आंसर ब्लॉक में दिया। 3 ब्लॉक में एक भी आवास नहीं किया है। अगर उस 3 ब्लॉक में आवास को फिर से दे दे, क्योंकि और जगह आपने दिया तो सारे ब्लॉक में लगता है कि आवास तो बहुत तेजी से मिल रहा है, लेकिन वो 3 ब्लॉक में अपडेट नहीं हो पाया था, प्लीज कुछ नहीं क्लैरिफिकेशन पोर्टल पे आ पाया था। जी धन्यवाद। उड़ीसा गए थे और उस हिसाब से उड़ीसा सरकार ने 1,84,000 PMAY आइडेंटिफाई किए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एश्योर किया था, वो एश्योरेंस आप नहीं मानेंगे, और उसके साथ 6 लाख सम ऑड PMAY, उसको विंडो खोलने, आप कह रहे हैं कि 2,94,00,000 PMAY आपके मंजूरी हुई है। मंत्री जी, उड़ीसा का लास्ट आंसर। माननीय महताब साहब से
मैंने आग्रह किया हूं और सदन को कहा हूं कि उड़ीसा के साथ कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे। Dhanyavad. Now we will move to the private members' business. We have to resume the